वेलकम बैक इन दिस टाइमलाइन सीरीज। आज हम लोग वर्ष 1961 को पढ़ने वाले हैं। 1960 तक का डेटा हम सारा स्टडी कर चुके हैं। 1950 से 1960 के मध्य की जो टाइमलाइन है ना, वो सारी की सारी हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने डेटा को ठीक से फॉलो किया होगा, प्रॉपर कहीं नोट किया होगा और उसके बाद उस पर काम भी कर रहे होंगे। तो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वर्ष 1961 को बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। जो पहली घटना है वो है एनसीईआरटी की स्थापना। एनसीईआरटी क्या है? इसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ संस्थान है और हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एनसीईआरटी बुक्स के बारे में न जानता हो। तो 1961 में इसकी स्थापना करी गई थी। एनसीईआरटी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये इसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। एनसीईआरटी क्या है? तो एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये सेल्फ गवर्न संस्थान है भारत का। सेटअप किया गया था 1961 में भारत सरकार के द्वारा। क्या काम के लिए? तो असिस्ट करेगा, ये एडवाइस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को ये मदद भी करेगा, उन्हें सलाह भी देगा। किस बात को लेकर सलाह देगा? तो पॉलिसीज यानी नीतियां बनाने के लिए, प्रोग्राम चलाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और साथ साथ जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट चाहिए है ना एजुकेशन फील्ड में, स्कूल के फील्ड में, तो उस पर सारे की सारी जिम्मेदारी जो है ना वो एनसीईआरटी की बनती है, एडवाइस देने की भी और सहायता करने की और साथ साथ प्रशिक्षण की भी। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है देश में जिसमें एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो ना किया जाता हो, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। इवन यूपीएससी, एसएससी या कुछ भी आप पढ़ते होगे तो जीएस को लेकर के एनसीईआरटी की बुक्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि इस संस्थान की क्या महत्वता है। तो इसे ठीक से प्रॉपरली याद करिएगा। याद करने के लिए इसका स्थापना वर्ष याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है, कार्य याद रखना है। उसके अलावा जो इसका फुल फॉर्म है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका, तो याद रखिएगा। अगली जो घटना है वो है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। आप लोग यहाँ साइड में देख भी पा रहे होंगे कि अर्जुन पुरस्कार की प्रतिमा जो है ना, ये जो पुरस्कार के रूप में दी जाती है। क्या क्या दिया जाता है पहले देख लेते हैं। अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है, स्क्रॉल दिया जाता है। स्क्रॉल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक इस तरह का आपने देखा होगा, एक बॉक्स जैसा होता है जो राउंड शेप में होता है। इसके अंतर्गत जो है ना एक पेपर रख दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रशस्ति पत्र, वो दिया जाता है और साथ साथ 15 लाख रुपए जो है ना ये अमाउंट भी दिया जाता है जो विजेता होता है। खेल क्षेत्र में काफी बड़ा पुरस्कार माना जाता है। आप जानते हैं कि राजीव गांधी खेलन पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था, अभी उसका नाम भी बदल दिया गया है, नाम रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर उसको बदल दिया गया है। और अभी अगर हम देखें तो अर्जुन पुरस्कार जो है ना इस समय पर बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिना जाता है। एक क्वेश्चन और भी दिखा है। क्या दिखा है कि पहली महिला जो इस पुरस्कार को जीती उनका नाम क्या था? उनका नाम था एन लैम्सडन। हॉकी खेलती थी। 1961 में ये पुरस्कार मिला था, तब इनको राशि 5 लाख रुपए मिली थी। बाद में इस अमाउंट को बढ़ा करके 15 लाख तक कर दिया गया है। गोवा का भारत में विलय। अगर हम गोवा की बात करें तो वर्ष 1961 में गोवा का भारत में विलय किया गया। ठीक है, किसके अधीन था गोवा? तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है कि गोवा जो है ना ये कब पुर्तगालियों ने कब्जे में किया था अपने? तो 1510 में। इतिहास में हम सब जानते हैं कि 1510 में एक गवर्नर आया था पुर्तगालियों का जिसका नाम था अल्बुकर्क, जिसने गोवा को जीता था। ठीक है, बीजापुर से इसको छीन लिया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है बार बार। 1510 में गोवा को जीत लिया था पुर्तगालियों ने। किससे? बीजापुर से गोवा को ले लिया गया था। हमने कब वापस लिया है गोवा को? तो वर्ष 1961 में हमने वापस लिया गोवा को। कितने वर्षों तक ये पुर्तगालियों के अधीन रहा? ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। 451 वर्षों तक लगातार गोवा जो था ना ये अधीन रहा था पुर्तगालियों के। गोवा को आजाद कराने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वो था ऑपरेशन विजय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गोवा को हमने किस ऑपरेशन के तहत जीता था या वापस लिया था? तो ऑपरेशन विजय। केवल गोवा ही नहीं, उसके साथ साथ दमन और दीव भी पुर्तगालियों से आजाद करवाए गए थे 1961 में। गोवा की आज़ादी को लेकर के सर्वाधिक संघर्षरत कौन रहा, आंदोलनरत कौन रहा, किसने आंदोलन किए बार बार? तो उनका नाम है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है भारत के। अगर हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया जो है ना इनका जन्म हुआ था, एक जगह पड़ती है अयोध्या में ही, अकबरपुर, वहां पर ही जन्मे थे। समाजवाद के फॉलोवर थे, समाजवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं ये। तो इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि इनका क्या रोल था। इन्होंने बहुत सारे संगठन और बहुत सारे दल बनाए थे गोवा को आज़ाद कराने के लिए, और गोवा को आज़ाद कराने की मुहिम जो थी इन्होंने 1947 से ही शुरू कर दी थी। गांधी जी के बहुत करीबियों में से माने जाते हैं। तो जब उन्होंने इसको लेकर के कई बार बातचीत करी थी पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू जी से, तो उनका जो रिप्लाई था उसको मैंने जब उसको पढ़ा रिसर्च के दौरान तो मैं खुद ही सोच रहा था कि यार क्या ही रिप्लाई रहा होगा। तो उन्होंने कहा था, यानी जेएल नेहरू जी ने कहा था कि नहीं, गोवा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य काम बहुत महत्वपूर्ण है जो देश के लिए करने हैं। पर वो हार नहीं माने और लगातार आंदोलन जो थे वो जारी रखे थे।
तो वर्ष 1961 में फिर भारत सरकार को मजबूर होकर के गोवा को आजाद कराने के लिए भारत की सेनाओं को लगाना पड़ा। तीनों सेनाएं लगी रही, 36 घंटे तक ऑपरेशन चला और गोवा की जो वर्तमान सरकार थी उस समय पर, पुर्तगालियों की सरकार, उसने सरेंडर कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि इस घटना से जो पश्चिमी देश थे वो काफी सारे नाराज हो गए थे। इसके बारे में अभी आगे भी चर्चा करेंगे। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में बात करें तो जन्म इनका कहाँ हुआ? फैजाबाद में। फैजाबाद में एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं अकबरपुर। तो जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं वो विशेषता इस क्वेश्चन को याद रखें। इनकी 2 पुस्तकें भी हैं राम मनोहर लोहिया की। एक पुस्तक का नाम है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, दूसरी पुस्तक का नाम है जो बहुत एग्जाम में आती है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। दोनों बुक्स भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है दहेज निवारक अधिनियम 1961 का। 1961 में कानून बनाया गया संसद के द्वारा, दहेज निवारक अधिनियम। आप लोगों को पता है कि देश में जो दहेज प्रथा है ना वो सदा से ही हावी रही है। इतनी गहरी जड़ें हैं इसकी कि इवन आज इस मॉडर्न इंडिया में भी अगर आप डेटा देखेंगे तो आश्चर्य में आ जाएंगे कि प्रत्येक घंटे एक महिला जो है ना वो दहेज हत्या का शिकार होती है। या तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, उसको इतना परेशान किया जाता है, या उसे खुद ही मार दिया जाता है। प्रति घंटे एक महिला। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी भयावह स्थिति इवन आज भी है भारत में। तो बहुत सारी महिलाएं जो है ना इस चीज से पीड़ित हैं। 1961 में एक कानून लाया गया था दहेज निवारक अधिनियम। क्या क्या किया गया इसमें जो था आईपीसी में 304 बी को जोड़ दिया गया, 304 बी को, उसके अलावा 498 ए को जोड़ दिया गया। क्या है ये दोनों चीजें? आईपीसी में चेंज किया गया था, याद रखिएगा, सीआरपीसी में नहीं। तो आईपीसी में कुछ बदलाव किए गए थे। क्या है ये बदलाव? क्या कहता है? यदि कोई परिवार जो है ना किसी महिला को दहेज को लेकर के प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, ऐसे में उस व्यक्ति या उस परिवार के खिलाफ 5 वर्ष की कैद या 15,000 रुपए का फाइन जो है ना ये कोर्ट लगा सकता है इस धारा के तहत। तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसे। मातृत्व लाभ अधिनियम। क्या है ये अधिनियम? मातृत्व लाभ अधिनियम की बात करें तो वर्ष 1961 में कानून लाया गया जिसे बोला गया मातृत्व लाभ अधिनियम। क्या था ये कानून? इस कानून में क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। 1961 में इस कानून में लिखा गया कि 12 सप्ताह की पेड लीव दी जाएगी किसी महिला को। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी होने से कुछ समय पहले और डिलीवरी होने के कुछ समय बाद तक वो लगातार लीव पर रहेगी, छुट्टी पर रहेगी। यदि वो वर्किंग वीमेन है तो ठीक है, यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो वो छुट्टी उसको दी जाएगी। वो भी छुट्टी कैसी होगी? पेड लीव होगी, यानी आप छुट्टी लेंगे तो आपको उसका पैसा भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सैलरी काटी जाए। तो ये अवधि जो थी उस समय पर 12 सप्ताह की रखी गई थी। जब 2016 आया तो इसको संशोधित किया गया और 26 सप्ताह की अवधि को कर दिया गया था, यानी पूरे 6 महीने तक महिला जो है ना वो छुट्टी पेड लीव ले सकती है। क्यों किया गया था, क्यों लाया गया था ये कानून, मैं बात करता हूँ इसके बारे में। मातृत्व लाभ अधिनियम जो कानून है ना ये महिलाओं को बेरोजगारी से बचाने के लिए, यानी जब कोई महिला इस अवस्था में नहीं होती कि वो काम कर सके और वो काम पर नहीं आती है तो ऐसे में उसको जॉब से निकाल दिया जाता है या उसकी सैलरी काटी जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए उस महिला को इस मातृत्व लाभ अधिनियम का फायदा मिलता है। पर ये कानून जो है ना मुझे लगता है कि शायद केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम कर पा रहा है। जैसे आपने एक और कानून सुना होगा, समान कार्य का समान वेतन, है ना, डीपीएसपी में लिखा है संविधान में, पर क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता हो रहा है। उसी प्रकार से मातृत्व लाभ अधिनियम भी प्राइवेट सेक्टर में फॉलो शायद ही हो रहा हो। एक और चीज याद रखिएगा, यदि कोई महिला जो है ना वो 2 बच्चों को जन्म दे चुकी है तो अगर उसका तीसरा बच्चा जन्म लेने को है तो उसको छुट्टी केवल और केवल 12 सप्ताह की मिलेगी, 12 मंथ की लीव मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आईएनएस विक्रांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएनएस विक्रांत, इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था? तो वो था विक्रांत। इसको कब हमने अपनाया था, कब कमीशन किया था? वो था वर्ष 1961। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? ये आप देख पा रहे हो कि वेसल है, ठीक है, जो डीप ओशन में यानी समुद्र में चलता है। क्या कार्य है कि जब हमारी सेनाएं कहीं पर युद्ध में लड़ रही होती हैं तो ऐसे में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना वो क्या करेगा, जिस भी कंट्री पर जहां पर भी एयरक्राफ्ट को आप उतारना चाहो इस पर उतार सकते हो, रिफिलिंग करना चाहो तो रिफ्यूलिंग कर सकते हो उसकी, है ना, या हथियार मुहैया करना चाहो तो हथियार दोबारा जो लड़ाकू विमान है उन पर लोड कर सकते हैं। तो ये चलता फिरता एक शहर की तरीके से होता है जहां पर जो एयरक्राफ्ट ये यहाँ पर आकर के उतर सकते हैं, दोबारा तेल भर सकते हैं, हथियार ला सकते हैं और फिर लड़ाई के लिए निकल सकते हैं। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, ठीक है, याद रखना। आईएनएस की बात करें, आईएनएस क्या होता है? आईएनएस जो है ना इसको इंडियन नेवल सर्विस कहते हैं। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि आईएनएस जो है ना ये जगह जगह क्यों लगाया जाता है, तो उसको कहते हैं इंडियन नेवल सर्विस। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूरी पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी को लागू करने में आईएनएस विक्रांत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम संख्या की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, तो सर्वाधिक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना वो यूएसए के पास में है, ठीक है, चाइना के पास 3 है, यूएसए के पास 11 है।
इंडिया के पास 2 हैं। कौन कौन से 2 हैं? नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आईएनएस विक्रांत आपको मिलेगा और आईएनएस विक्रमादित्य मिलेगा। आईएनएस विक्रांत जो कमीशन किया गया था 1961 में, वो रिटायर हो चुका है। उसके स्थान पर दोबारा एक दूसरा कमीशन किया गया था जहाज, जिसका नाम था आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। तो वर्तमान में भारत में केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फंक्शनल हैं, यानी काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी देश हैं, जैसे यूके के पास 2 हैं, जापान और इटली के पास भी 2-2 हैं, फ्रांस के पास 1 है, रसिया, स्पेन, टर्की और थाईलैंड के पास भी 1-1 है। इसके अलावा किसी भी कंट्री के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस, यानी प्रथम व्यक्ति जो स्पेस में गए, यूरी गागरिन। उनका नाम क्या था? उनका नाम था यूरी गागरिन। सोवियत यूनियन की ओर से गए थे। आप देख सकते हो ये काफी महत्वपूर्ण घटना है। किस यान में बैठ करके गए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो उसका नाम था वोस्टॉक 1। वोस्टॉक की बात करें, ये शब्द रशियन है, रसिया इसका इस्तेमाल करता है बार बार। तो 1961 में वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष एक कैप्सूल था जिसमें बैठ करके इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। एक और क्वेश्चन जो है ना इससे जुड़ा हुआ रहता है, एग्जाम में आता है कि रसिया जो है ना वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहता है? तो वो कॉस्मोनॉट कह के बुलाता है। अगर हम बात करें कि एस्ट्रोनॉट कौन कंट्री बुलाता है कह करके अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, तो वो हैं यूएसए के लोग, यानी अमेरिका के लोग। अब आते हैं भारत पर। भारत ने भी एक स्पेस मिशन प्लान कर रखा है। तो हमने अपने जो अंतरिक्ष यात्री उनको एक नया नाम दिया जिसका नाम है व्योमनॉट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को क्या बुलाएगा? व्योमनॉट्स के नाम से बुलाएगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन से बोलते हैं। वर्ष 1961 में इसकी स्टार्टिंग करी गई। ये कॉन्फ्रेंस की तरीके से था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था इसमें। इसकी स्थापना पहले हुई बेलग्रेड में, याद रखना। और JL नेहरू जो है ना, जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। क्या है ये नॉन अलाइंड मूवमेंट? नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी NAM की बात करें, इज अ फोरम। ये फोरम है 120 कंट्रीज यानी 120 देशों का। ठीक है, दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद, जो कि किसी के साथ भी फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से अलाइंड नहीं है, हमेशा जुड़े नहीं रहते हैं, और अगेंस्ट या किसी खिलाफ भी नहीं रहते हैं। एनी मेजर पावर ब्लॉक, देखो दुनिया में बहुत सारे पावर ब्लॉक हैं, जैसे एक ब्लॉक USA बना के बैठा है, एक ब्लॉक रसिया बनाकर बैठा है। तो किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो देश हैं, उनका एक संगठन है जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं, NAM कहते हैं। भारत की विदेश नीति कैसी है? तो भारत की विदेश नीति जो है ना वो गुट निरपेक्ष है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जो गुट निरपेक्ष देश है ना, उनका सम्मेलन हुआ था 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? स्थापना तो इसकी 1961 में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये मानवाधिकारों पर केंद्रित NGO है। ठीक है, या NGO का मतलब क्या होता है? गैर सरकारी संगठन है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। स्थापनाकर्ता एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, पीटर बेंसन और एरिक बेकर, उसके अलावा सीन मैकब्राइड, ये 3 लोग स्थापनाकर्ता में शामिल थे। अगर हम बात करें कि ज्यादा बार ऑप्शन में क्या मिलता है, तो पीटर बेंसन का नाम आप याद रख सकते हैं। इन्हीं का नाम बार बार एग्जाम में आता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल याद रखना, दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, इवन मैं कहूँगा दुनिया में शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहाँ पर मानव अधिकारों का हनन ना होता हो। तो इस चीज को लेकर के संस्था काम करती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं मानव अधिकारों में जिनके लिए संस्था कार्य करती है? तो देयर आर 6 की एरियाज विच एमनेस्टी डील विद, यानी कुल मिलाकर के 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे डील करने का काम जो है ना वो एमनेस्टी इंटरनेशनल करता है। ठीक है, कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर तो इंडिजिनस राइट्स, यानी एक किसी देश में जो अधिकार एक देशवासी को मिलते हैं, वही अधिकार जो है ना वहां पर रहने वाली सभी महिलाओं, बच्चों और माइनॉरिटीज को भी मिलना चाहिए, इसकी बात करते हैं। एंडिंग टॉर्चर, यानी टॉर्चर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, चाहे वो एक बड़े समुदाय का छोटे समुदाय के प्रति हो, या किसी प्रशासनिक बॉडी का यानी पुलिस का या आर्मी का किसी समुदाय के प्रति हो, या किसी व्यक्ति के प्रति हो, इसे समाप्त होना चाहिए। उसके अलावा एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी जो मृत्युदंड है इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक मृत्युदंड देने वाला कंट्री कौन है, तो उसका नाम है चाइना। चाइना सर्वाधिक मृत्युदंड जो है ना वो देता है, डेथ पेनल्टी जो है ना वो देता है अपने लोगों को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज की बात करता है ये, यानी जो शरणार्थी है ना उनको क्या अधिकार मिलेंगे उनकी बात करता है। राइट ऑफ प्रिजनर्स, यानी जो कैदी है ना, एक देश का कैदी दूसरे के देश में बंद हुआ है या अपने ही देश का कोई व्यक्ति है, तो उन कैदियों को भी प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। ह्यूमन डिग्निटी की बात तो लगभग सभी के सभी संविधान भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे अधिकार जो है ना हर एक मानव को मिलने चाहिए, इसकी बात करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, पीटर बेंसन इसके संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक काम करिएगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करो। क्या मुझे जिस डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूँ आगे, क्या वो डायरेक्शन ठीक है? तो इस बात को लेकर के आपकी जो भी राय हो, चूंकि परिपूर्ण कोई नहीं होता है, मैं भी जो काम कर रहा हूँ इसमें भी कमियां रहती होंगी, तो अगर आप कोई कमी जो है ना उसको इंडिकेट करना चाहते हो कि नहीं
ये और इम्प्रूव किया जा सकता है तो मैं उस पर भी काम करूँगा। तो अपनी राय जो भी हो ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट।